कभी कभी दुनिया खत्म होने की शुरुआत किसी दुश्मन से नहीं बल्कि इंसानों की अपनी ही गलती से होती है। एक ऐसी गलती जो लाखों जिंदगियां छीन लेती है और जो मर चुके हैं उन्हें भी चैन से सोने नहीं देती। तस्मानिया के ईस्टर्न कोस्ट पर यूएस मिलिट्री का एक एक्सपेरिमेंटल वेपन गलती से डेटोनेट हो गया था, जिसकी चपेट में आकर होबार्ट शहर पूरी तरह से तबाह हो जाता है। उस वेपन से निकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इंसान से लेकर जानवर तक मौत के आगोश में चले जाते हैं। उस वेपन से फैले रेडिएशन ने मरे हुए लोगों के दिमाग पर ऐसा इफेक्ट डाला जो आपको आगे देखने को मिलेगा, और यही इस मूवी का सबसे खतरनाक पार्ट है। जब ऑस्ट्रेलियन आर्मी लोगों से अपील करती है कि देश के नागरिक वॉलंटियर बनकर तस्मानिया पहुंचे, क्योंकि वहां जो 5 लाख लोग मरे हुए हैं उन्हें इकट्ठा करके डिस्पोज भी तो करना है, जिसमें बहुत ज्यादा समय लगना था और उसके लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत थी। लोग भी इस मुश्किल समय में अपने देश के साथ खड़े होने के लिए तस्मानिया पहुंच रहे हैं। ये अमेरिकी महिला जो एक फिजियोथेरेपिस्ट है, वो भी एक वॉलंटियर बनकर अपने पति को ढूंढने उसी आइलैंड पर जा रही है, क्योंकि उसका पति मिच एक बिजनेस मीटिंग के लिए तस्मानिया गया हुआ था। वैसे कोई नहीं जानता कि वो जिंदा है या मर चुका है, क्योंकि उस वेपन से निकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जो भी लोग ब्रेन डेड होकर फिर से जिंदा हो रहे हैं, कोई नहीं जानता कौन कहाँ है, कहाँ से वापस आ जाए। लोगों को इसके बारे में अभी तक कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इसके बारे में सुना है, अभी तक जिंदा हुए लोगों को देखा नहीं है। या वो फैसला करती है कि वो खुद तस्मानिया जाएगी और मिच को ढूंढकर वापस लाएगी, चाहे वो किसी भी हालत में हो। वो पूरे रास्ते सोचते हुए जाती है कि उसका पति ठीक ठाक हो। प्लेन में उसके पास बैठी महिला भी अपने पोते के लिए तस्मानिया जा रही थी, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब पता चलता है कि गवर्नमेंट ने आइलैंड को पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया है और वहां ऐसे ही किसी को जाने की परमिशन नहीं है। ना तो मीडिया वहां जा सकती थी और ना ही लोग फोन को अपने साथ ले जा सकते थे, इसलिए एवा का फोन भी जमा कर लिया जाता है। वहां एवा उनसे कहती है कि वो उसे साउथ कोस्ट पर वुडब्रिज शहर जाने दें, शायद वहां वो उनको कुछ मदद कर सकती है। एवा इसलिए ऐसा कहती है क्योंकि उसका पति मिच भी उसी शहर में था, लेकिन उसे जाने से मना कर दिया जाता है क्योंकि वो जगह अभी बुरी तरह से चल रही थी, और वैसे भी ये सही भी था क्योंकि ये लोगों के लिए एक डराने वाली बात थी। एवा को उसकी यूनिट के साथ जाने के लिए कहा जाता है। कैंप से बाहर जाने से पहले सभी वॉलंटियर्स को साफ बता दिया जाता है कि मरे हुए लोगों में से कुछ लोग वापस जिंदा हो रहे हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि वो धीरे धीरे चलते हैं और बिल्कुल भी आक्रामक नहीं है। कितने वापस आए हैं और कितने वापस आएंगे, इनका जवाब किसी के पास नहीं है और ना ही किसी को जानने की जरूरत है। सबको बस अपना काम करना है। जो भी वॉलंटियर्स हैं वो घरों में जाकर मरे हुए लोगों को बाहर निकालेंगे, और अगर कोई भी मरा हुआ आदमी जिंदा दिखा तो वॉलंटियर एक फ्लेयर जला देंगे, जिससे पास मौजूद सोल्जर उनके पास जाकर जिंदा हुए उस आदमी को गोली मारकर फिर से डेड कर देंगे। पूरे रास्ते वह अपने पति को याद करके परेशान रहती है। अब जैसे ही वो सब उस जगह पहुंचते हैं, उन सब का 2-2 का ग्रुप बनाकर घरों में चेक करने के लिए भेज दिया जाता है। एवा जिस घर में जाती है वहाँ लोग मरे तो पड़े थे, लेकिन जिस हालत में वो अपने रोजाना के कामों में बिजी थे वैसे ही मिलते हैं। यार कितना दुखद सीन है। उस समय कोई नहीं जानता था, उस समय कोई नाश्ता कर रहा था तो कोई पौधों में पानी दे रहा था, सब उसी हालत में डेड मिलते हैं। उन डेड बॉडीज की हालत देखकर एवा की जो साथी थी वह इतनी परेशान हो जाती है कि वहां से तुरंत वापस लौट जाती है। एक वॉलंटियर तो उन डेड बॉडीज को देखकर उल्टी करने लगता है। बॉडीज को उठाना तो दूर की बात थी, उन्हें देखकर ही दिल बैठा जा रहा था, इसलिए कुछ लोग वहां से वापस चले जाते हैं। पर एवा तो आई ही अपने पति के लिए थी, इसलिए उसके जाने का तो कोई सवाल ही नहीं था। यह आदमी क्ले जो एवा के सामने था, अब वो दोनों एक ही ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। वो बंद पड़े दरवाजे को हथौड़े से तोड़कर अंदर जाते हैं। वहां जाकर एवा ने देखा कि कुछ लोग तो बेचारे नहाते हुए ही मर गए थे। बॉडी निकालते वक्त उनके मन में एक डर ये भी था कि पता नहीं कब कौन कहां पर वापस जिंदा हो जाए, या क्या पता घर में कोई जिंदा हुआ मिल जाए। हालांकि इतनी देर से अभी तक ऐसा एक भी केस नहीं मिला था जिससे साफ हो गया था कि मर के वापस आने वालों की गिनती बहुत कम है। एक बॉडी को बाहर निकालते समय एवा का ध्यान दीवार पर टंगी उस कपल की शादी वाली फोटो पर जाता है, तो उसे भी अपनी शादी वाले दिन याद आने लगते हैं। उसके लिए बुरा भी लगता है क्योंकि बेचारी एवा को अपने पति को ढूंढने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा था। दोपहर में जब सारे वॉलंटियर खाना खाने आए हुए थे तब उन्हें उस चिकन की याद आती है जो गर्दन कटने के बाद भी 18 महीनों तक जिंदा रहा था। लोग डेड बॉडी के जिंदा होने का रीजन ढूंढ रहे थे, क्योंकि अभी तक मरने का साइंटिफिक रीजन तो मिला था, तो वापस आने का भी जरूर होगा। और यहीं पे सवाल उठता है कि सरकार इन पर स्टडी करने के बजाय गोली क्यों मार रही है। उसी समय एवा ने देखा कि जो महिला प्लेन में उसके पास बैठी थी उसे उसके पोते की बॉडी मिल गई थी। अपनी फैमिली को इस तरह से मरते देखना सच में एक बुरा एहसास था उन वॉलंटियर के लिए। अब तक सब कुछ सही चल रहा था कि तभी महिला को एक फ्लेयर गन चलाते हुए देखते हैं। उसे
एक शॉप के अंदर एक जिंदा आदमी मिल गया था। सोल्जर को जरा भी देर नहीं लगी उसके पास आने में। वो शॉप के अंदर जाकर उस आदमी को वहीं शूट करके शांत कर देते हैं ताकि बाकी लोग पैनिक ना हो। एवा भी सोच रही थी कि जब मिच उसे मिलेगा तब पता नहीं क्या होगा। उसके बाद वो दोनों एक वर्कशॉप में चले जाते हैं। टॉर्च की लाइट जलाते ही उसे जमीन पर पैरों के निशान दिखाई दिए। जैसे ही उसने सामने देखा, एक ज़ॉम्बी चुपचाप एक कोने में खड़ा हुआ एवा को ही देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था बल्कि हैरानी और डर था और सवाल था, जैसे जानना चाह रहा हो कि आखिर मेरा कसूर क्या था। एवा उससे डरने के बजाय अंदर तक पूरी तरह से हिल गई। फिर उसे याद आया कि ये मुर्दे शुरुआत में हमला नहीं करते। वो क्ले को आवाज लगाती है तो क्ले बाहर जाकर फेयर जलाकर सोल्जर को इशारा दे देता है और वो तुरंत अंदर आकर गोली मारकर उसे फिर से डेड कर देते हैं। उस इंसिडेंट के बाद एवा ने महसूस किया कि शायद जो हो रहा है नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी भी उनमें उसे जिंदा इंसान दिखाई दे रहे थे। वो बैठे बैठे सोच रही थी कि आर्मी जो कर रही है क्या वो सब सही है, और अगर मिच भी उसके सामने ऐसे आ जाएगा तब वो क्या करेगी। वो अपने सामने उसे कैसे गोली लगने देगी। उस जगह पर अलग अलग धर्मों की प्रेयर भी कराई जा रही थी ताकि मरे हुए लोगों की आत्माओं को शांति मिल सके। रात में सभी वॉलंटियर्स एक बिल्डिंग में रुकते हैं जहाँ पे सोल्जर्स भी थे। लोग वहाँ पे पार्टी कर रहे थे मानो उन्होंने कितनी बड़ी जंग जीत ली हो। लेकिन एवा के दिमाग को केवल एक ही बात परेशान कर रही थी कि उसे किसी भी तरह से मिच को वापस लाना है। इसलिए उसे ढूंढने के लिए वो आगे की तैयारी करती है। वो क्ले के पास जाकर उससे सब कुछ कह देती है कि उसे हस्बैंड को ढूंढने के लिए वुडब्रिज शहर जाना है। अगले दिन वो एक गैराज में जाते हैं जहाँ क्ले को एक बेहतरीन बाइक दिखाई देती है। क्ले का भी सपना था कि उसके पास ऐसे ही एक बाइक हो। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई पार्टी चल रही हो। एक महिला डांसर की तो टांग अभी भी वैसे ही पोल पर थी जैसे वो मौत से पहले थी। अब जैसे ही वो वहाँ से निकलने वाले थे, अचानक नीचे पड़ी एक महिला आंखें खोलने लगती है। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि हालात कितनी जल्दी बदलने वाले हैं। अचानक कुछ आहट होने पर एवा ने टॉर्च जलाकर देखा तो सामने वही महिला खड़ी थी। अब एवा जैसे ही उसके पास आई तो ज़ॉम्बी बन चुकी महिला गुस्से में अपने दांतों को तेजी से कटकटा रही थी। किसी ज़ॉम्बी के इस बिहेवियर को एवा ने भी पहली बार महसूस किया था, जबकि वो कई दिनों से उन डेड लोगों के बीच थी। लेकिन वो महिला जैसे उनसे बता रही हो कि अब सब कुछ बदलने वाला है। लेकिन वो दोनों जल्दी ही बाइक उठाकर साइलेंटली वहां से निकल जाते हैं और पूरी रफ्तार से दोनों अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगते हैं। जो आइलैंड कभी खूबसूरती से घिरा था, आज उसकी पूरी तरह से बर्बाद तस्वीर दिखाई दी। जली हुई गाड़ियां और जले हुए घर उस तबाही को बयां कर रहे थे, लेकिन वो भी उनके हौसले को कम नहीं कर सके। दोनों जल्दी ही अपनी मंजिल के करीब पहुंचने वाले थे कि अचानक क्ले ने बाइक रोक दी। उन्होंने सामने देखा तो आर्मी की एक गाड़ी तेजी से उनकी तरफ आ रही थी। दोनों तुरंत एक कार के पीछे छिप जाते हैं, लेकिन तभी एवा ने देखा कि उनसे कुछ दूरी पर एक कटे हुए हाथ वाला एक ज़ॉम्बी खड़ा था। वो ज़ॉम्बी उनके पास आने ही वाला था कि तभी सोल्जर उसे गोली मार देते हैं और फिर उनकी गाड़ी आगे चली जाती है। अब एवा ने जो देखा उसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि वहाँ एक आदमी मरा पड़ा था। उसकी मौत आइलैंड पर हुए हादसे में नहीं हुई, बल्कि उसे आर्मी ने गोली मारी थी। एवा जान जाती है कि उन्हें बच के रहना होगा, क्योंकि ये जगह उनके लिए सेफ नहीं है। उसके बाद दोनों आगे चले गए। होबार्ट के पास पहुंचते ही राख और धुएं की वजह से सांस लेना मुश्किल हो गया था, इसलिए शहर से बाहर रुककर उन्होंने एक एम्बुलेंस में से मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर ले लिया। तभी उन्होंने देखा कि एक आधा कटा हुआ ज़ॉम्बी जो रेंग रेंग कर उनके पीछे आ रहा था, उसे देखते ही दोनों जल्दी से वहां से निकल गए। ये शहर पूरी तरह से जल रहा था, तो दोनों ने मास्क लगाकर शहर को जंगलों के रास्ते से पार कर लिया। आगे जाकर वो एक उजड़ी दुकान पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने थोड़ी देर आराम किया। काफी देर से बाइक चलाते रहने से किले के शोल्डर दर्द करने लगे थे, तो एवा उनकी मसाज करती है। अब दोनों अपने बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी एक ज़ॉम्बी उन्हें अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उन्होंने उसे नॉर्मल समझा। लेकिन जैसे ही वो उनकी तरफ भागा, वो दोनों डर जाते हैं। उसी समय पीछे से आया एक सोल्जर उसे बोल्ड कर देता है। उस सोल्जर ने उनसे कड़े लहजे में बता दिया कि अब ये ज़ॉम्बी पहले से ज्यादा आक्रामक होने लगे हैं, और अगर धीरे धीरे उनके दांत दिखने लगे तो समझो उनका बाइटिंग स्टेज शुरू होने वाला है। ये सोल्जर एवा से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं, तो उसने उसे सारी बात बता दी। पर सोल्जर को उन पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने एवा को एक बाथरूम में बंद कर दिया और फिर क्ले से पूछताछ करने लगता है। बाद में वो एवा के पास आकर उससे कहता है कि तुम्हारा साथी तो भाग गया है, पर एवा को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो क्ले को थोड़ा बहुत तो जान ही गई थी। राइली उससे कहता है कि वो उसके हस्बैंड को ढूंढने में उसकी मदद करेगा। मिच को ढूंढने की बात पर एवा उस पर यकीन कर लेती है और उसके साथ उसकी आर्मी की गाड़ी में चली जाती है। एवा उससे कहती है कि वो पहले उस जगह जाना चाहती है जहाँ मिच था, लेकिन राइली कुछ जरूरी सामान की बात कहकर एवा को अपने घर ले जाता है। रात काफी ज्यादा हो गई थी, इसलिए एवा को
मजबूरी में उसके घर रुकना पड़ता है। वहाँ दीवार पर उन दोनों की तस्वीर देखकर एवा राइली से उसकी पत्नी के बारे में पूछती है। राइली बताता है कि वो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उसकी इस ब्लास्ट में जान चली गई। ये कहते कहते राइली इमोशनल हो जाता है। उसकी पत्नी की बात सुनकर एवा को भी दुख होता है। तभी बातों बातों में राइली उससे कहता है कि उसकी आखिरी इच्छा थी कि वो कैटी के साथ एक बार डांस करे, लेकिन उसकी मौत से राइली की इच्छा तो पूरी नहीं हो सकी। पर अब राइली चाहता है कि एवा उसकी पत्नी के कपड़े पहनकर उसके साथ डांस करे। उसकी बातों से एवा हैरान रह जाती है। उसे राइली पर यकीन भी नहीं था, पर फिर भी वो कैटी के कपड़े पहनकर डांस के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन वो उसकी पत्नी की अंगूठी नहीं पहनती और सेफ्टी के लिए एक चाकू अपने पास रख लेती है, न जाने क्या काटना पड़ जाए। उसके बाद दोनों साथ में डांस करने लगते हैं। जैसे जैसे राइली अपने दिल की बात बोलता जा रहा था, एवा को उसमें मिस दिखने लगा था। सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था कि तभी राइली की नजर एवा के हाथ पर पड़ गई। उसके हाथ में कैटी की अंगूठी न देखकर वो निराश हो गया। वो एवा से अंगूठी पहनने के लिए कहता है, पर एवा ने साफ मना कर दिया कि मैं अपनी वाली वेडिंग रिंग नहीं उतारने वाली। इस पर राइली भड़क जाता है। जैसे ही उसने एवा की तरफ कदम बढ़ाया, एवा जल्दी से पास के कमरे में जाकर उसे अंदर से लॉक कर लेती है। अचानक एवा की नजर बेड पर पड़ी बॉडी पर चली जाती है। असल में वो राइली की प्रेग्नेंट पत्नी थी, जिसके मरने के बाद भी राइली ने उसे अभी तक अपने घर में ही रखा हुआ था। उसने बॉडी के चारों ओर फूल रखे हुए थे। उससे पता चल चुका था कि राइली को पत्नी का दुख नहीं है, बल्कि उसका दुख अब पागलपन बन चुका है। तभी बाहर से राइली दरवाजे को तोड़ने लगता है। एवा जल्दी से छत से उतरकर गैराज में जाकर छिप जाती है, लेकिन वहां उसने जो देखा उसे देखकर उसके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि राइली ने कई सारे ज़ॉम्बी को बांध कर रखा हुआ था। एवा समझ जाती है कि राइली का दिमागी संतुलन खराब हो चुका है। दरअसल वो उन ज़ॉम्बी के बिहेवियर पर रिसर्च कर रहा था, ताकि उनकी मदद से वो अपनी पत्नी और बच्चे को बचा सके, क्योंकि केटी के पेट में जो बच्चा था वो अभी भी जिंदा था। राइली उसे ढूंढता हुआ उसी गैराज में आ जाता है और एवा को देख लेता है। तभी एवा भी बचने का तरीका ढूंढ लेती है। वो उससे कहती है कि वो उसकी वाइफ की रिंग पहनकर उसके साथ डांस करने के लिए तैयार है। राइली समझ नहीं पाता तो मौके का फायदा उठाकर एवा उस पर चाकू से हमला कर देती है और राइली की वहीं मौत हो जाती है। अब एवा उसकी कार लेकर वहां से जाने वाली थी, तभी उसने देखा कि सामने राइली की प्रेग्नेंट पत्नी खड़ी थी, जो अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। उसके हाथ अपने पेट पर थे, जिससे समझ सकते हैं कि वो अपने बच्चे को जन्म देना चाहती है। लेकिन एवा को किसी और बात पर ध्यान ही नहीं था, क्योंकि उसके लिए मिच को ढूंढना पहला काम था। कार लेकर वो जल्दी से वहां से चली जाती है। अगली सुबह एवा अपनी कार में थी, जो कि खराब हो चुकी थी, इसलिए वो पैदल ही आगे के सफर पर निकल जाती है। उसने अपने साथ एक हथियार लिया ताकि वो आगे उसके काम आ सके। कुछ दूर जाने पर अचानक एक ज़ॉम्बी उसके पीछे आकर उस पर हमला करने वाला था, लेकिन किसी तरह वो ज़ॉम्बी को मारकर अपनी जान बचा लेती है। आगे जाने पर उसे एक कैंपर वैन दिखाई दी। अंधेरा होने वाला था, इसलिए जो भी डेड बॉडीज वैन के अंदर थी, एवा उन्हें बाहर निकालकर उसी में आराम करती है। तभी उसे कुछ आहट महसूस हुई। उसने देखा कि एक आदमी गड्ढा खोद रहा है। पास जाकर पता चला कि वो एक ज़ॉम्बी है। एवा को देखकर वो ज़ॉम्बी फिर से गड्ढा खोदने में लग जाता है। यार क्या शानदार ज़ॉम्बी है बताओ। असल में वो अपने परिवार को उसमें दफनाना चाहता था। अब एवा भी उसकी मदद करने लगती है। बाद में हम देखते हैं कि बेचारा ज़ॉम्बी एवा की तरफ देखता है और खुद ही जाकर गड्ढे में बैठ जाता है, जैसे वो एवा से कहना चाह रहा हो कि मुझे भी अपने परिवार के पास भेज दो। और फिर एवा उसे भी मारकर उसी गड्ढे में दफना देती है। अब अगले दिन एवा उसी होटल पहुंच जाती है जहां मिस रहता था। कमरे की तरफ जाने से पहले एवा का मन विचलित हो रहा था। मन को किसी तरह समझाकर वो उस रूम तक पहुंच जाती है और उसे मिच की बॉडी मिल ही जाती है। भारी मन से एवा उसके सामने जमीन पर बैठ जाती है। तभी उसका ध्यान मिच के हाथ पर जाता है, तो हाथ में शादी की अंगूठी नहीं थी। उसने पास में देखा तो वहाँ उसे एक लड़की का आईडी कार्ड दिखाई दिया। फिर उसने बाथरूम में जाकर देखा तो अंगूठी वहीं पर रखी थी और उस लड़की की बॉडी भी शायद उसी बाथरूम में पड़ी थी। असल में मिच किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में था, शायद वो उसी के बहाने यहाँ आता था। एवा के मन में गुस्सा था और आंखों में आंसू, जो सब कुछ बता रहे थे। उसी समय क्ले वहाँ आ जाता है, जो कि राइली से बच के भाग गया था। एवा क्ले से बताती है कि बच्चे को लेकर हम दोनों के बीच कई बार झगड़ा हुआ था, क्योंकि मिच ने कभी नहीं चाहा कि हमारा बच्चा हो। अब क्ले ने भी एवा से अपनी पत्नी की सच्चाई बताई कि उसने कभी मुझे पसंद नहीं किया और मेरी बेटी को भी मुझसे अलग कर दिया, और उसके बाद वो मुझे छोड़कर चली गई। उन दोनों को अपनी प्रॉब्लम सेम लगी, इसलिए वो सब कुछ भूलकर रात को खूब एंजॉय करते हैं। अगली सुबह एवा ने अपनी शादी की अंगूठी उतार कर रख दी। अब उन्होंने मिच की लाश को एक बोर्ड पर रखकर उसे समुद्र में बहा दिया और फिर उसमें आग लग जाती है। शायद एवा अपने ऊपर कोई बोझ नहीं रखना चाहती थी। सब कुछ खत्म करके दोनों घर की तरफ जा ही रहे थे कि तभी उन्हें रास्ते में कैटी मिल जाती है। उसे देखकर लग रहा था उसने अपने बच्चे को जन्म दे दिया। केटी ने भी एवा की तरफ देखा, जैसे वो उससे कुछ बताना चाह रही हो। उसके बाद केटी आगे चली जाती है। तभी एवा को एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। वो जल्दी से उस तरफ जाती है। वहाँ उसने देखा कि यह सुंदर बच्चा केटी का ही था। किसी ज़ॉम्बी ने आज पहली बार एक नॉर्मल बच्चे को जन्म दिया था। शायद केटी एवा से कह गई हो अब से ये बच्चा तुम्हारा ही है। शायद केटी के नसीब में किसी बच्चे का आना
ऐसे ही लिखा था और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।